हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्धचालक और उसके प्रकार। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यद्यपि अर्धचालक के बारे में पढ़ा था, और जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता कुचालक और सुचालक के बीच में होती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कुचालक से अधिक होते हैं और सुचालक से कम होते हैं। साथ ही साथ हमने सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था वह यह था कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन पर, जो परम शून्य ताप पर कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर, इवन एट रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर भी ये सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले हम देखेंगे सेमीकंडक्टर क्या है, तो इसकी इम्पॉर्टेंट जो डिफिनीशन हम लिखेंगे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर, इवन दैट एट द रूम टेम्परेचर पर भी ये सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लिखेंगे सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेज, सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेज which behaves as a non-conductor at 0 डिग्री केल्विन। परम शून्य ताप पर वो नॉन कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, बट एट रूम टेम्परेचर या ताप बढ़ाने पर, बट एट रूम टेम्परेचर बिहेव्स एज ए कंडक्टर। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक चीज और पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ऋणात्मक होता है। साथ इसको भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, it has negative temperature coefficient. It has negative temperature coefficient of resistance अल्फा, यानी इसके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है निगेटिव होती है। जो इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होने का अर्थ होता है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध घटेगा। ताप बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध घटता है, जिसके लिए हमने बैंड थ्योरी में बताया था कि जब ताप बढ़ाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कंडक्टिविटी के लिए, इसलिए ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध जो है घटने लगता है, यानी इस कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसी में हमने मेटल से अंतर किया था कंडक्टर से कि जो आपका चालक होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर की,
हम सिलिकॉन और जर्मेनियम, आज इसी का अध्ययन करेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, नोट कर लें इसको। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ये कितने प्रकार के हम इसको डिवाइड किए हैं, नोट कर ले, पास करके नोट करिएगा, मिटा दें इसको। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि ये सेमीकंडक्टर को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए हैं और किस आधार पर किए हैं। जो सेमीकंडक्टर हैं इसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये आपका सेमीकंडक्टर है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कर देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम हिंदी में कहते हैं निज अर्धचालक, निज अर्धचालक, और इसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। यानी अर्धचालक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम डिवाइड करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कोई अशुद्धि न मिली हो, शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इसमें कोई अशुद्धि, बाह्य अशुद्धियों को डॉपिंग ना की गई, अपमिश्रित नहीं किया गया है, तो निज अर्धचालक होता है। और अगर निज अर्धचालक में बाह्य अशुद्धियों की डॉपिंग कर दी जाती है, मिश्रित कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है आपका एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य अर्धचालक हो जाता है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन या सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम in its pure form, in its pure form यानी इसको कह सकते हैं विदाउट डॉपिंग, विदाउट डॉपिंग is called intrinsic semiconductor, is called intrinsic semiconductor। और ये क्या होगा, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाह्य इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो वह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसको लिखेंगे व्हेन एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज is mixed with intrinsic semiconductor, it becomes extrinsic semiconductor। जब शुद्ध अर्धचालक में
बाह्य अशुद्धियों को मिक्स्ड कर दिया जाता है तो उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। मीनिंग दैट हमारा जो है अशुद्धियों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारा निज अर्धचालक, दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक वे पता है शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन और जर्मेनियम, शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसमें किसी प्रकार की डॉपिंग नहीं की गई है, कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं किया गया है, तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन अगर इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बाह्य अशुद्धियों को मिला देते हैं तो वह आपके जो निज अर्धचालक है वो क्या बन जाता है, बाह्य अर्धचालक बन जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नोट कर लें, इसको नोट कर लिए हो तो मिटा दें इसको। चलिए अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर या इसकी संरचना पढ़ेंगे। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निज अर्धचालक के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही दो शुद्ध अवस्था में जो है आपका अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो सिलिकॉन इसका जो है एटॉमिक नंबर जो होता है 14 होता है। ये होगा आपका 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10 और 4, 14। अगर SPDF के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा आपका 5s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इसका संयोजी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है इसमें। और इसी तरह से जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो ये है आपका, इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। तो अगर ये 32 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो ये होगा 2, 8, 18, 18, 2, 20, 8, 28, 4, 32। इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। SPDF के रूप में लिखें तो ये होगा आपका 5s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10, 4s2, 4p2। बाहरी कक्षा में इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को बाहर के शेल को छोड़कर के जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। इसकी आंतरिक कक्षा ये होगी, यहाँ भी इसकी आंतरिक कक्षा ये होगी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर सिलिकॉन का हम सिर्फ ले लें तो ये इसमें जो है ये इसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन होगा। ये कक्षा आपका जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये आपके इसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। इसकी बाहरी कक्षा में ये जो है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर बाहरी कक्षा को छोड़कर जो अंदर का ये इतना पार्ट जो है, यह जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या ये कहिए कि बॉन्ड बनाने में इसका कोई रोल नहीं होता है। इसको हम पूरे को बता देंगे कि यह इंटरनल कोर है। इसको बोल देंगे इंटरनल कोर, आंतरिक कोर है ये, आंतरिक कोर है ये। मीनिंग दैट ये पार्ट जो है इतना होगा इंटरनल और ये पार्ट होगा इंटरनल कोर। अब इंटरनल कोर के लिए हम एक ऑर्बिट बना लें, केवल एक राउंड एक स्फीयर बना सकते हैं। इसको बना लें, इस पर
जो अगर इसकी बात करें तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन जो है इसकी अंदर की कक्षा में 10 प्रोटॉन से ये बैलेंस हो गया, लेकिन 4 प्रोटॉन इस पर बचा हुआ है। मीनिंग दैट यहाँ पर 4 प्लस चार्ज है, 4 प्लस चार्ज है, और इस इंटरनल कोर के बाहर 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखिए। इसी तरह से हमारा जर्मेनियम में भी बीच के जो बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ करके इसकी पहले की जो कक्षा है जिसमें 8 2 10 और 18 28 ये इतनी इलेक्ट्रॉन जो है आंतरिक क्रोड का निर्माण करते हैं, और इस आंतरिक क्रोड पर हम मानते हैं कि 4 धन आवेश होता है। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। मीनिंग दैट अगर अब हम जर्मेनियम और सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम, तो ये बना करके हम सिर्फ लिखेंगे कि 1 +4 और इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे। अब हमारा अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम का हम क्रिस्टल लें, एक सॉलिड लें, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन का, तो हम देखते हैं कि जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन का एक परमाणु निकटवर्ती, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन का एक परमाणु निकटवर्ती इसी के 4 परमाणुओं से घिरा हुआ है। जैसे ये आपका जो है अगर जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, इसका आंतरिक क्रोड बना दे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दे, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाहर 4 जर्मेनियम के हैं या सिलिकॉन के, +4 यहाँ है, और +4 मैं यहाँ भी बना दूँ, +4 यहाँ भी बना दूँ, +4 यहाँ भी बना दूँ। इस पर भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ दिखा दें, यहाँ, और यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी इसी तरह, यहाँ भी हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी होगा, यूँ, ऐसे ऐसे यहाँ भी बना दें, ठीक, यहाँ भी होगा, ऐसे बना दें। स्टूडेंट ध्यान दें, अब ये जो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं निकटवर्ती 4 परमाणुओं से बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द नेबरिंग एटम्स, ये क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। मीनिंग दैट ये इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, सहसंयोजक बंध बना लेंगे। ये सब क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर के ये सहसंयोजक बंध बना लिया। अब इसी तरह से इसके यहाँ भी है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी जर्मेनियम का एटम होगा या सिलिकॉन का एटम होगा, ये भी सहसंयोजक बंध बनाएगा, ये भी सहसंयोजक बंध बनाएगा, ऐसे यहाँ भी सहसंयोजक बंध बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी सहसंयोजक बंध बनाएगा, ऐसे यहाँ भी आंतरिक क्रोड है +4, ये सहसंयोजक बंध बना लिया, और यहाँ भी बनाएगा सहसंयोजक बंध, यहाँ भी +4 होगा जर्मेनियम का या सिलिकॉन अर्धचालक का परमाणु, ऐसे यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बना लेगा। ये यहाँ भी ऐसे बनाएंगे, इधर भी, यहाँ भी, इधर भी, और इधर भी हम बना सकते हैं, इधर भी होगा,
इधर भी। ये कुल मिलाकर के हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर हमारा है उसके क्रिस्टल में एक परमाणु जो है क्रिस्टल इसका अर्धचालक की 4 परमाणुओं से घिरा हुआ है। इसकी संयोजकता 4 है। ये 4 संयोजकताएं 4 इलेक्ट्रॉन बगल के 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ये क्या किए हैं कि ये सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जब ये सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तो आप ध्यान दीजिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है। आप देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं टोटली ये सब इन्वॉल्व हैं, सब कोवैलेंट बॉन्ड बना चुके हैं। यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है जो इसको चालक बना सके, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता कर सके। मीनिंग दैट एट 0 डिग्री टेम्परेचर, एट 0 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप पर यह शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ये शुद्ध अवस्था में परम शून्य ताप पर जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है किसकी भांति व्यवहार करता है? कुचालक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें जो चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चर दिखाना चाहें बैंड डायग्राम, तो बैंड डायग्राम को हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन पर ये आपका ऊपर जो हम कंडक्शन बैंड बना दें, और इसके नीचे बना दें जो है बैलेंस बैंड। ये कब के लिए है? एट 0 डिग्री केल्विन, एट 0 डिग्री केल्विन पर तब के लिए है। और ये हमने लिखा था आपको पहले भी ईसी था, ये आपका कंडक्शन बैंड है, और इसको हमने लिखा था ईबी, और ये आपका बैलेंस बैंड है। यह है आपका बैलेंस बैंड। ये कंप्लीटली फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरा होता है। और ये ऊपर वाला जो होता है पार्ट आपका ये कंप्लीटली इम्पटी होता है। इसके बीच की जो दूरी होती है या बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है इसको हम लिखते हैं ईजीसी। इसके बीच का ऊर्जा अंतराल को हम लिखते हैं ईजीसी। स्टूडेंट्स ये है आपका एट 0 डिग्री केल्विन पर हमारा जो यह स्ट्रक्चर है एट 0 डिग्री केल्विन पर है। ओके, नोट कर लें इसको, तो उसके बाद आगे दिखाते हैं। नोट कर लें। नोट कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है? अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इसको मिटा दें इधर का। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी इसको हीट किया जाता है, इसका ताप बढ़ता है, तो क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सम कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक। break away and electron free to move in the
क्रिस्टल रैंडमली। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन वहां से निकल कर के क्रिस्टल में अनियमित गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, इधर उधर मूव करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। जैसे यहां से अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यह इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये हम इसको लिख दें फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको लिख दें हम फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां से यह इलेक्ट्रॉन मूव होता है वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक रिक्तिका, एब्सेंस ऑफ रिक्तिका, यहां पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। जहां से ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है वहां पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इस रिक्तिका को हम होल या हिंदी में उसको कोटर कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहेंगे, कोटर या होल कहेंगे। ये आपका हो गया होल। होल क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो उस स्थान पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इस रिक्तिका को ही हम होल कहते हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि यह प्रदर्शित करता है होल कि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है, यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया है, यहां से हट गया है, मीनिंग दैट इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है तो यहां पर धन चार्ज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि होल पर जो है धन आवेश होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जहां से इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट टूटने के बाद जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपने पीछे एक रिक्तिका उत्पन्न कर देता है। इस रिक्तिका को ही हम होल या कोटर कहते हैं। इस रिक्तिका को ही हम होल या कोटर कहते हैं। चूंकि कोटर का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि यहां पर धन आवेश होगा, तो हम कहते हैं कि कोटर पर या होल पर धन आवेश होता है। कोटर पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। यद्यपि फिजिकल एंटिटी इसकी नहीं है, इसकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये तो केवल इलेक्ट्रॉन की मूव का डिस्क्रिप्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। ये मूव कैसे करता है, देखिए हम ये जानते हैं क्रिस्टल जल में जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये कंपन, बराबर कंपन करते रहते हैं। इस कंपन करने के साथ साथ जब कभी यह इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के यहां पर भर जाता है। यह इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के इसके पास आएगा तो ये इसमें कूद जाएगा होल में, और होल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और इस दशा में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर होल आ जाएगा। अर्थात अगर मैं इसको एक बार फिर से बना दूं तो ये आपका +4 है, यह है आपका, यहाँ पर कोटर था, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये इसको खींच करके जो है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर आपका कोटर हो गया। मीनिंग दैट ऑन जंपिंग इलेक्ट्रॉन कोटर ऑन जंपिंग इलेक्ट्रॉन होल्स अपीयर्स एंड डिसअपीयर, कभी उत्पन्न होते हैं कभी विलुप्त हो जाते हैं। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन को कूदने के कारण। जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें कूदेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का यहाँ, जैसे यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा तो कोटर यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। कोटर स्वयं में कोई पार्टिकल नहीं है, यह तो इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है।
कोटर स्वयं में कोई पार्टिकल नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित कर रहा है, और जब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इसमें कूदता है तो जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन इसमें कूदता है उस स्थान पर कोटर उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार ये कोटर जो है इलेक्ट्रॉन की भांति पूरी क्रिस्टल जालक में, इस प्रकार ये कोटर पूरी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन की भांति अनियमित गति करता है। यद्यपि ये स्वयं गति तो नहीं करता है, लेकिन अनियमित रूप से बनता रहता है, अनियमित रूप से जो है अपने स्थान परिवर्तित करता रहता है। अगर हम इसको 2 डायमेंशनल फिगर के रूप में दिखाएं तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर को की तरह अगर इसको हम दिखाएं तो इसको इस रूप में बना सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन दिखा दें, ये कोटर दिखा दें। ये इलेक्ट्रॉन है और ये कोटर है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ये कोटर है, ये इलेक्ट्रॉन, ये कोटर, इलेक्ट्रॉन, ये कोटर, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दें और ये कोटर दिखा दें। यानी ये इस पर माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब अगर इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत धारा का प्रवाह इसमें कैसे होता है, ध्यान दें इसके ऊपर। अगर इसमें कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं है, इसके ऊपर अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं है तो इस दशा में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करेगा, पूरे क्रिस्टल जालक में अनियमित रूप से गति करेगा। इसी के साथ साथ है आपका होल भी अनियमित रूप से जो है इधर उधर उत्पन्न होता रहेगा, मीनिंग दैट ये भी जो है इलेक्ट्रॉन की तरह गति करता रहेगा। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पर स्थापित कर देते हैं तो क्या होता है, सपोज कीजिए कि इस पर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दें, बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित किया, ये हमने प्लस दे दिया, इस पर ये माइनस दे दिया, इधर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गई, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गई। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, यह इलेक्ट्रॉन जो है इधर गति करेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और होल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या गति करेगा, होल जो है इधर गति करेगा। आप जानते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है धन दिशा के प्रवाह की दिशा में होता है और ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है, मीनिंग दैट यहाँ पर जो करंट उत्पन्न होगी इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा भी होगी और होल के कारण भी विद्युत धारा होगी। अगर हम ये कहें कि जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो रही है आई, ये हमारा हो जाएगा IE प्लस IH, यानी जो टोटल विद्युत धारा इसमें उत्पन्न होती है वह होता है इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू होल, दोनों के कारण होती है। स्टूडेंट से इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक चीज़ और ध्यान देना है, वह यह है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, जो चार्ज कैरियर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, ये जो है एक दूसरे रिकम्बाइन भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि यह होल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं, इसमें भी कोलाइड करके आ सकता है। और सामान्य रूप में अगर इस पर कोई विद्युत धारा हम स्थापित नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं है, तो सामान्य रूप से जो रेट होता है जनरेशन का इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, वही रेट होता है इसके रिकम्बिनेशन का भी होता है, पुनः संयोजन का भी यही रेट होता है। कब? जब इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित ना किया जाए। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित कर देंगे, जैसे यहाँ पर स्थापित, हम यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ प्लस कर दें और यहाँ पर माइनस कर दें, तो आप जानते हैं जैसे ही यह उत्पन्न होगा
ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागना शुरू होगा, इस पर बल लगेगा, और कोटर पर इस दिशा में बल लगेगा। इसलिए जब बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और कोटर क्रिस्टल में जो है ये विद्युत क्षेत्र के क्रमशः अपनी दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और कोटर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करना प्रारंभ करेगा, जिससे एक छोटी सी धारा उत्पन्न होगी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जो कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं बहुत ही अल्प मात्रा में, 10⁻6 में से कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। ये जो हमारी धारा है ये माइक्रो एम्पियर में होगी, क्योंकि बहुत अल्प मात्रा में ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। ऐसी दशा में हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ne, ये बराबर होता है NaH के, और ये हम कर दें आपका Ni। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है उसी के बराबर होता है। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। यह है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या है होल डेंसिटी, या है इंट्रिंसिक पार्टिकल डेंसिटी है। पूरे सेमीकंडक्टर में यह जो है इस तरह Ne बराबर NH के ही होता है, और वह इंट्रिंसिक पार्टिकल कंसंट्रेशन के बराबर होगा। नोट कर ले। चलिए, कमरे के ताप पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम कैसे बनेगा देख लेते हैं। ये हमारा जो है कंडक्शन बैंड होगा ऊपर, इसको हम बना दे कंडक्शन बैंड। ये हमारा है कंडक्शन बैंड, और ये आप जानते हैं ये हमारा जो होता है लोएस्ट एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड होता है, जिसको हम EC से दिखाते हैं। और उसके नीचे जो होगा आपका बैलेंस बैंड होगा, ये आपका बैलेंस बैंड होगा। आप इसके पहले, अभी जो हम मिटा दिए इसको, उसके पहले जो आप बनाए हैं एक बार ऐड 0 डिग्री केल्विन पर, थोड़ा दोनों साथ में बना दे रहा हूँ, इसको स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका बैलेंस बैंड, ये है आपका EV, और ये है EC, ये है कंडक्शन बैंड, ये है बैलेंस बैंड, और यहाँ पर आपका ये भी है EB, और ये है आपका बैलेंस बैंड। ये है ऐड 0 डिग्री केल्विन, और ये है ऐड ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन यानी परम शून्य ताप पर ये बना रहे हैं इसको, और ये परम शून्य ताप से अधिक, यानी जैसे कमरे के ताप पर या उससे अधिक ताप पर। इसमें आपने देखा था कि जब कमरे के ताप शून्य ताप डिग्री पर होता है, 0 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप पर अगर ये है, तो ये इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। ये आपका ये बैलेंस बैंड जो है कंप्लीटली फिल्ड है, और ये है कंप्लीटली इम्पटी। ये आपका जो है कंप्लीटली इम्पटी होगा, और ये होगा कंप्लीटली फील्ड। ये होगा आपका कंप्लीटली फील्ड, और ये कंप्लीटली इम्पटी होगा। यह कंप्लीटली इम्पटी होगा, और यह कंप्लीटली फील्ड है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि बैलेंस बॉन्ड से कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं कि ये जो है यहाँ से बॉन्ड से टूट करके ये चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, यानी इसकी फॉरबिडन एनर्जी, गैप से एनर्जी कुछ ज़्यादा हो जाती है, और ये चले जाएंगे आपके कंडक्शन बैंड में। सपोज कीजिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो है
एनर्जी एक्वायर किया और इसकी एनर्जी जो ये प्राप्त किया, ये एनर्जी वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप से अधिक है, तो ये यहाँ से जो है पहुँच गया यहाँ तक, यहाँ से पहुँच गया यहाँ तक। अब वो क्या होगा, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा क्या है, ये बन जाएगा आपका होल्स बन जाएंगी। जितनी संख्या में ऊपर जो है ये होंगे आपके इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, उतनी संख्या में यहाँ होल हो जाएंगे, और बाकी जो है आपका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बना ही है। एक चीज आपको इस बता दें कि जो होल होता है इसके ऊपरी ऊर्जा स्तर पर क्रिएट होता है। आपका जो होल है इसके ऊपरी ऊर्जा स्तर पर, बैलेंस बैंड में ऊपरी ऊर्जा स्तर पर क्रिएट होता है। सपोज कीजिएगा अगर यहाँ से कोई बॉन्ड टूटता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर ऊर्जा स्तर में जाने में जो है इसको अधिक बल की, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसे जो है यहाँ पर हल्का सा भी एनर्जी पाया और उसकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg, जो हम इसको दिखाते हैं Eg से, फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg से ज़्यादा है, तो ये जो है यहाँ से एक्साइड करके जो है कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और यह आपका सेमीकंडक्टर जो है अब सुचालक की भांति व्यवहार का, अर्थात इससे होकर के करंट फ्लो हो सकती है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो इसमें पढ़ा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक बार मैं फिर इसको आपको रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर है जो शुद्ध अवस्था में होता है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिली नहीं होती है। जैसे हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में निज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। आप जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस सेमीकंडक्टर का एक एटम निकटवर्ती 4 एटम से घिरा होता है। ये चारों एटम के जो है एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। 0 डिग्री केल्विन पर यानी परम शून्य ताप पर सब के सब इलेक्ट्रॉन जो है कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा उपस्थित नहीं होता है जो कंडक्टिविटी का कारण बने। यही कारण है कि 0 डिग्री केल्विन पर या परम शून्य ताप पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वह शुद्ध रूप से कुचालक की भांति व्यवहार करता है। परंतु जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट करके ये पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में, इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वह ऊर्जा अंतराल Eg के मान से अधिक होता है और ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। यही कारण है कि 0 डिग्री केल्विन से ऊपर यानी कमरे के ताप पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं। इसके कारण यह आपके सुचालक की भांति व्यवहार करता है। इसलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कोवैलेंट बॉन्ड टूटता चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त करके ये कंडक्शन बैंड में पहुंचते रहेंगे, यानी कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता आपकी बढ़ती जाएगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आपकी चालकता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब ये कंडक्टर जो है कंडक्टिविटी कैसे फ्लो होती है, इसमें करंट कैसे फ्लो होता है, इसके लिए हमने आपको बताया कि सामान्य अवस्था में जब इस कंडक्टर पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं अथवा होल हैं रैपिड रैंडम मोशन करते हैं, वो क्रिस्टल जालक में ही रहते हैं, किसी भी दिशा में कोई गति प्राप्त नहीं करते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं वो रिकम्बाइन होकर के आपस में मिल भी सकते हैं या विलुप्त भी हो सकता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करने लगता है, जिससे बाह्य परिपथ में अगर कोई लोड है तो उसमें एक क्षीण धारा, एक बहुत अल्प धारा जिसको माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है, वो एक क्षीण धारा उसमें प्रवाहित होने लगती है
जो धारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण और होल के फ्लो के कारण होती है। अगर हम टोटल धारा का मान वहाँ पर दिखाए थे I है, तो टोटल धारा I ये बराबर हो जाएगा IE प्लस IH, IE प्लस IH। IE क्या है? करंट ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन, और IH क्या है? करंट ड्यू टू दी होल। और साथ ही साथ हमने एक चीज और यहाँ पर सीखा है, क्या कि NE बराबर होता है NH बराबर होता है NI, ये होता है NI, मीनिंग दैट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बच्चों होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वह होल डेंसिटी के लगभग बराबर होती है, और यही जो है आपका हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक पार्टिकल की डेंसिटी के बराबर होती है। बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।